अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे प्रमुख शिखर सम्मेलन होते हैं और कई सारी ऐसी घोषणाएं होती हैं जो वैश्विक स्तर पे कई सारे देशों के द्वारा मिलकर के आयोजन होती हैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार आपसे प्रश्न भी बनते हैं। ऐसे शिखर सम्मेलन घोषणाओं को लेकर के हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। पिछले एक साल में कौन से प्रमुख एससीओ जैसे सम्मेलन हुए, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गए, ठीक है, ऐसे कौन कौन से संगठन या सम्मेलनों का आयोजन हुआ और क्या विशेष रहा इन शिखर सम्मेलनों के दौरान, और क्या क्या जरूरी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिली हैं, या कोई नया समझौता आया है, या कोई नई थीम आई है, कोई नया देश शामिल हुआ है। तो ऐसे सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, ये क्या है। तो एससीओ में देखा जाए तो 1 सितंबर 2025 को कहां आयोजित हुआ, चीन के तियानजिन शहर में यहां पर देखा जाए तो आयोजित हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये 25वां शिखर सम्मेलन था, ये भी यहाँ पे इतना आपको जो भी मैगजीन अगर आपने यहाँ पर रखी हुई है तो हाईलाइट करते चलिए, हर एक पॉइंट को जो भी मैगजीन यहाँ पर है उसको हाईलाइट करेंगे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख बिंदु क्या थे, तो यहाँ पर एक तो थीम ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम क्या थी, एडवांसिंग द शैंगन स्पिरिट एससीओ इन एक्शन, इसको हाईलाइट करेंगे। तियानजिन घोषणा में देखा है तो बहुपक्षीयता पर बल दिया गया था, पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया गया है, यूएन सुधार की मांग की गई है। ये एससीओ इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं भारत पर जब टैरिफ लगाया गया था उसके बाद ये आपको सम्मेलन हुआ, और भारत, रूस और चीन यहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि थे पुतिन, जिनपिंग और मोदी, तीनों यहाँ पर मिलते हैं। जबकि देखा जाए तो भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे थे, लेकिन टैरिफ के बाद जिस तरीके से भारत और ने चीन के साथ यहाँ पर बेहतर संबंधों को प्राथमिकता दी, उससे कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा यहाँ पर अमेरिका को सेटबैक लगता है कि भारत कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर अब जियोपॉलिटिक्स में एक नया केंद्र बिंदु है, हम उसे जैसा चाहे वैसे नहीं चला सकते हैं, वो वर्ल्ड पॉलिसीज को चेंज भी कर सकता है और अपने लिए क्या है वो बेहतर वो यहाँ पर डिसीजन ले सकता है, और ये अमेरिका को समझ में भी आया। आतंकवाद पर रुख भी यहां पर देखने को मिला, भारत में पहलगाम, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान और खुजार बलूचिस्तान में हमलों की यहां पर निंदा की गई। आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एससीओ, विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव, डॉलर निर्भरता घटाकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया गया। ऊर्जा सहयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गैस पाइपलाइन, नवीनीकरण ऊर्जा में साझेदारी पर सहमति बनी है। क्षेत्रीय संकट की बात करें तो अफगानिस्तान में समावेशी सरकार, गाजा संकट में द्विराष्ट्र समाधान और यूक्रेन युद्ध पर भी यहां पर वार्ता का समर्थन किया गया है। भारत की भूमिका देखा है, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों का विरोध और वैश्विक दक्षिण की समस्याएं जिसमें ऋण, जलवायु, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों को यहां पर उठाया गया है। द्विपक्षीय वार्ताएं भी यहां पर देखने को मिली, जिसमें चीन, रूस जहां ऊर्जा रक्षा सहयोग, चीन के साथ सीमा शांति, विजय सरलता, मध्य एशिया के साथ आईएनएसटीसी चाबहार ऊर्जा कनेक्टिविटी पर यहां पर बात की गई। भारत के बारे में बात करें तो पहली बार एससीओ ने भारत में हुए आतंकी हमले का नाम लेकर के यहां पर उसकी निंदा की, लेकिन चुनौतियां भी विद्यमान हैं क्योंकि एससीओ में हम देखें तो भारत पाकिस्तान दोनों ही देश शामिल हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव चल रहा है, भारत चीन के साथ सीमा विवाद की स्थिति है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसके कारण देखा है भारत को भी यहाँ पर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, बीआरआई को लेकर के भारत यहाँ पर चाइना का मतभेद है, आर्थिक असमानता की स्थितियां हैं जो कि एससीओ में कई तरीके के मुद्दों या कह सकते हैं यहाँ पर स्थितियां चिंताजनक आपको बनाती हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ, समरकंद, ताशकंद, तियानजिन, अस्ताना, तो आंसर होगा तियानजिन। अगला है भारत चीन संबंधों में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान क्या नरमी यहां पर देखी गई। तो सबसे पहली चीज तो भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी जिनपिंग की 10 महीने बाद आमने सामने एक दोनों यहां पर मिलते हैं। इसके बाद यहां पे नए द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की गई, सकारात्मक प्रगति के दृष्टिकोण से इसे विकसित करने का काम, प्रत्यक्ष उड़ानों को लेकर के सहमत बनी है जिसमें आपको देखा जाए तो भारत से चीन के मध्य जो कि गलवान झड़प के बाद लगातार बंद हो गई थी 2020 के बाद, तो फाइनली इसे 2025 में वापस शुरू करने की बात हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू किया गया है, पर्यटक वीजा शुरू किया गया है। इसके अलावा तीसरे देश के दृष्टिकोण से दोनों देशों के संबंधों को नहीं देखने के, यानी कि जैसे कि भारत चीन संबंधों को अमेरिकी दृष्टिकोण से ना देखना या किसी अन्य यूरोपीय देश के दृष्टिकोण से नहीं, जबकि आप एक दूसरे के लिए किस तरीके से जरूरी है, कैसे सहयोग कर सकते हैं, उस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हों। और गलवान के बाद सामंजस्य यानी कि सीमा पर विघटन और अग्रिम क्षेत्रों में शांति लौटाने की पुष्टि की भी यहाँ पर बातें की गई हैं। ग्लोबल साउथ में साथ मिलकर के काम करना, आर्थिक निहितार्थ जैसे कि ईवी सेक्टर हो गया,
चीनी निवेश पर चर्चा, रेयर अर्थ खनिज आपूर्ति में सहयोग और सीमा व्यापार पर पुनः आरंभ करना, बाधित सीमा व्यापार को खोलने की बातें हुई है। और अमेरिका भारत तनाव की पृष्ठभूमि, भारत चीन के संबंधों के एक नए पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। इसमें देखिए तियानजिन 2025 में भारत चीन वार्ता के दौरान किस मुद्दे पर सहमति बनी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः आरंभ करना, सीधी उड़ान को लेकर के सहमति। अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि और भी यहां पर एक बार चर्चा का विषय बनता है। 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, तो ये भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को यहां पर आप हाईलाइट करते चलें ताकि आपको चीजें जो भी जरूरी पहलू हैं, जब आप मैगजीन इत्यादि को खोलें, पीडीएफ को खोलें, तो वो ध्यान रहे। तो 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण सहयोग और समावेशी शासन पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी और भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपे जाने प्रमुख उपलब्धियां हैं। तो अगला जो होना है वो भी ध्यान रखें, 2026 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन होना है वो भारत में होगा। तो कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो, 6 से 7 जुलाई। मेजबान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। थीम क्या थी, अधिक समावेशी टिकाऊ शासन। भारत की भूमिका, पीएम मोदी की उपस्थिति। सदस्य देश कुल 11 थे, जिसमें ब्रिक्स के 5, 2024 के 4 नए सदस्य प्लस इंडोनेशिया। साझेदार देश की बात करें 10, इसमें अतिरिक्त देश हैं, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, वियतनाम, नाइजीरिया। विशेष अनुपस्थिति की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उपस्थित रहे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी यहां पर वर्चुअली इसमें भाग लेते हैं। विशेष अनुपस्थिति के बाद रियो घोषणा पत्र, पहलगाम कश्मीर हमले की निंदा, जीरो टॉलरेंस नीति, अमेरिका प्रेरित प्रतिबंधों पर आलोचना। मोदी का जो वक्तव्य था, आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा, वैश्विक दृष्टिकोण से देखने की अपील। भारत के लिए महत्व कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा, डिजिटल समावेशन, ग्लोबल साउथ नेतृत्व पर बल होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में होगा और अगला यहाँ पे नई दिल्ली भारत में होगा। इसके अलावा ब्रिक्स के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, तो ये कहां हुआ, तो इसकी बैठक 21 मई 2025 को होती है। स्थान ब्रासीलिया ब्राजील में हुआ। विषय था अधिक समावेशी टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग। प्रतिनिधि देश की बात करें तो प्रतिभागी देश जो थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य देशों की बात करें तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त एक घोषणा पत्र साइन किया गया, खुले, निष्पक्ष, लचीले वैश्विक माहौल को बढ़ावा देने पर सहमति और बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करना, आर्थिक सामाजिक लचीलेपन बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता। भारत ने भी यहां पर देखा है तो कुछ पहल शुरू की है, उसको ध्यान रखेंगे, जैसे कि ब्रिक्स स्टार्टअप, जो कि नॉलेज हब का एक शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा सीमा पर सहयोग, सीमा पार सहयोग और साथ ही स्टार्टअप्स को, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने जैसे पहलों पर काम किया जाना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा है तो एमएसएमई पर भी भारत ने जोर दिया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। नाटो एक और यहां पर संगठन जो कि काफी चर्चा का विषय रहा है, खासकर रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध के दौरान। तो नाटो को अगर हम देखें तो इनका 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है द हेग नीदरलैंड में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम मार्क रूटे, ये पहले पूर्व डच प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उनको अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो पहली बार द हेग में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये हाईलाइट रहेगा। इसके अलावा रक्षा खर्च अगर हम देखें, सभी सदस्य देशों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च करने पर सहमति जताई है। विभाजन देखा जाए तो इसमें 3.5% सैन्य क्षेत्र, हथियार, सैनिक उपकरण और 1.5% सुरक्षा यानी कि साइबर पर यहां पर आपको खर्च करना है। तो इस तरीके से यहां पर नाटो के द्वारा अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को लेकर के काम होगा। प्रगति की समीक्षा की गई। 2029 की बात करते हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपनी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा, एक रोड मैप बताएगा कि हमें इन फ्यूचर कैसे यहां पर काम करने वाले हैं। एक सामूहिक सुरक्षा को लेकर आर्टिकल 5 है, जिसमें कहा गया है एक पर हमला सभी पर हमला, इसकी पुनः पुष्टि की गई है, यानी कि अब नाटो किसी एक देश पर अगर आप हमला करते हैं तो इसका मतलब सभी देशों पर हमला आपने किया है और सभी देश मिलकर के फिर रिटेलिएट करेंगे। अमेरिका का रुख क्या है नाटो को लेकर के, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुच्छेद 5 का समर्थन किया है और संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया है।
स्पेन की इसमें असहमति है। स्पेन ने 5% लक्ष्य अस्वीकार कर केवल 2.1% खर्च करने की घोषणा की। अमेरिका ने स्पेन पर संभावित आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी और वैश्विक संदेश यहाँ पे नाटो ने साइबर हमलों, आतंकवाद, आधुनिक खतरों को लेकर के काम करना यहाँ पे शुरू किया है। क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स। द हेग, पेरिस, ब्रुसेल्स, जिनेवा, ब्रुसेल्स में इनका मुख्यालय है। इसके बाद आता है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो कि कनाडा में आयोजित हुआ। और देखा जाए तो 7 प्रमुख देशों का ये सम्मेलन था। कनाडा में कनास्किंस में, यहाँ पे अल्बर्टा में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्षता कनाडा ने की। 7 देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है यही है, 4-5 पॉइंट। पहला कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कनाडा ने। 7 देश कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ईयू। आउटरीच अतिथि कौन कौन से थे? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन। और मुख्य एजेंडा क्या था? वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को लेकर के, साथ ही मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर चर्चा इत्यादि की गई। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे जो तत्व थे उनको भी इसमें जगह दी गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा, शांति, सुरक्षा, मानवीय सहायता और भारत की भागीदारी जैसे यहाँ पे ग्लोबल साउथ की अवधारणा को मजबूती दी गई। क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, कनास्किंस, कनाडा। इस पर मेंस का भी क्वेश्चन है जिस पे आप आंसर राइटिंग भी यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो कि ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में आयोजन हुआ है। और एक ऐसी स्थिति यहां पर देखा है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध इत्यादि की स्थिति चल रही है। 18 से 19 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। अब इसको लेकर के भी अगर हम देखें, और एक फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार था, ठीक है, जब ब्राजील ने इस तरह की कोई यहां पर घोषणा की। सॉरी, ये पहली बार था जब ब्राजील ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, थीम क्या रखी गई है? न्याय संगत विश्व, एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना। अध्यक्षता जो है ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने की है। घोषणा पत्र जो थी रियो घोषणा पत्र है। इसमें युद्ध और संघर्ष पर चर्चा हुई है, वैश्विक कराधान को लेकर के बात हुई है, एआई शासन को लेकर के बात हुई है, जलवायु कार्रवाई को लेकर के चर्चा की गई है। और जलवायु कार्रवाई को लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि रियो घोषणा पत्र काफी ऐसे चर्चा का विषय बन जाता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा हम काम करें, इस पे देख लेते हैं। इसमें 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि, ग्लोबल टास्क फोर्स पर क्लाइमेट चेंज मोबिलाइजेशन की स्थापना, 2040 तक भूमि क्षरण 50% कम करने का संकल्प, और गरीबी और भूख उन्मूलन वैश्विक गठबंधन की शुरुआत, जिसमें आय स्थानांतरण, स्कूल भोजन, माइक्रो क्रेडिट जैसे पहलुओं को शामिल किया गया था। ठीक है, भविष्य की जो मेजबानी मिलनी है ये भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे सभी लोग फटाफट। अब यहाँ पे कहा किसको मिलनी है अगली 2 बार? तो यहाँ पर अगला जो होगा 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, और 2026 में देखा जाए तो अमेरिका में G20 का आयोजन होने जा रहा है। इसके बाद G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसका क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। इसके बाद 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। और विषय जो था बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला। तो इसको हाईलाइट करेंगे सभी, इस पॉइंट्स को पूरा यहां पे हाईलाइट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और क्या पॉइंट रहे हैं? तो एक चीज यहां पे देखा जाए तो बैंकॉक विजन को अपनाया गया है। तो ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बैंकॉक विजन को अपनाया गया है। और ये विजन कब के लिए? 2030, जिसमें क्षेत्रीय समृद्धि हेतु एक रोड मैप डेवलप किया गया है। अब इसमें देखा है भारत की 21 सूत्री कार्य योजना कनेक्टिविटी, व्यापार, आपदा प्रबंधन, तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र जो आपदा प्रबंधन, समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान हेतु काम करेगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर काम होगा। यूपीआई को बिम्स्टेक में यहाँ पर भुगतान के संदर्भ से जोड़ा जाएगा। बोधि कार्यक्रम जिसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति को शामिल करेंगे। कैंसर देखभाल, क्षमता निर्माण, वाणिज्य मंडल, वार्षिक बिजनेस समिट, व्यापार एवं निवेश को लेकर के प्रोत्साहन, लोगों से लोगों को संबंधों को विकसित करने के लिए एथलेटिक्स यहाँ पर आपको मीट, बिम्स्टेक खेल, सांस्कृतिक महोत्सव, युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विज्ञान सहयोग, प्रौद्योगिकी भी शामिल है।
तो ये सारी डेवलपमेंट है। बाकी बिम्स्टेक एक समूह के तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से जरूरी पहलू है, तो यहाँ पर हम देखें तो सामूहिक जो क्षमता है 1.7 बिलियन जनसंख्या और 5.2 ट्रिलियन डॉलर के यहाँ पर संयुक्त जीडीपी है अकॉर्डिंग 2023 के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। इसको लेकर के क्या प्रमुख रहा है पहलू, तो यहां पर ही हम देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं के दृष्टिकोण से। तो कब कहां हुआ है, तो तिथि और स्थान ध्यान रखेंगे। 26 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के द्वारा। और मुख्य विषय सदस्य देश, प्राथमिक लक्ष्यों की यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम। मुख्य विषय समावेशीपन, स्थिरता। सदस्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। प्राथमिक लक्ष्य क्या है, विकास अंतराल को कम करना और असमानताओं को घटाने पर ध्यान देना। इसके अलावा सामाजिक पहलू, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सहयोग, समावेशी विकास जैसे पहलू भी इसमें यहां पर देखा जाए तो आपको शामिल है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कब और कहां हुआ है, तो यहां पर हम देख सकते हैं इस बार का जो विषय आपको देखने को मिला है, सबसे पहले तो थीम ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन की, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो पहलू है कि आईओसी की जो शुरुआत हुई 2016 में इंडिया फाउंडेशन भारत स्थित थिंक टैंक के द्वारा सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के माध्यम से आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था हिंद महासागर यानी आईओआर में सुरक्षा, आर्थिक विकास, सहयोग को बढ़ावा देना। भारत की भूमिका सागर था और इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। सामरिक क्षेत्र में देखा है तो हिंद महासागर में विश्व की समुद्री कह सकते हैं कि सतह का 20% कवर करता है और वैश्विक व्यापार, ऊर्जा, परिवहन का मुख्य यहां पर मार्ग भी है, जो कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। वैश्विक समुद्री तेल का 80%, भारत के कुल तेल आयात का 80% हिंद महासागर से होकर के गुजरता है। मुख्य चोक पॉइंट की बात करते हैं जो यहां से होकर के गुजरते हैं, ये भी एक पॉइंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मलक्का है, होर्मुज है, बाब अल मंडेब है, जलडमरू और मोजाम्बिक चैनल है। और सुरक्षा चुनौतियां यहां पर क्या है, समुद्री डकैती, मातस्यन, मानव तस्करी, आतंकवाद, नौसैनिक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा। कई सारे खनिज संसाधन यहां पर देखने को मिलते हैं महासागर में, जिसमें निकल, तांबा, कोबाल्ट, मैंगनीज के विशाल भंडार है। वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर के अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय शक्तियां नौसैनिक उपस्थिति यहां पर लगातार बनाए हुए हैं। 8वां सम्मेलन का जो मुख्य फोकस था, समुद्री साझेदारी, सुरक्षित नौवहन, ऊर्जा सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन है कि हिंद महासागर की शुरुआत किस वर्ष और किस संस्था के द्वारा की गई, तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। चलिए, ऐसा यहां पे देखिए कई सारे राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों की यात्राएं होती हैं। कुछ ऐसे राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो भारत आते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होती हैं विदेशों में जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि कई सारी न्यूज बनती हैं, कौन से देश में गए, क्या वहां पे विशेष हुआ, कौन से समझौते यहाँ पे हस्ताक्षरित हुए, ऐसे ही यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर एस्पेक्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत जापान संबंधों को, मोदी की जापान यात्रा 2025 में होती है। कब से कब तक हुई, तो 29 से 30 अगस्त 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री जापान ये 8वीं बार गए हैं, एक तो इसको भी ध्यान रखना है। भारत जापान के द्वारा एक संयुक्त विजन को लेकर के हस्ताक्षर या कह सकते हैं बातचीत हुई है 2035। रक्षा साझेदारी को लेकर के समझौता हुआ, सुरक्षा सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में। मानव संसाधन के आदान प्रदान को लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो बातचीत हुई है। 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा, 50,000 भारतीय कुशल कर्मी जापान इसमें जाएंगे। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर, आईओटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग दोनों देश करेंगे। क्रिटिकल मिनरल समझौता हुआ है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और स्थिर बनाने पर सहमति हुई है। इसके अलावा इसरो और जाक्सा संयुक्त चंद्र अन्वेषण परियोजना को लेकर के दोनों ही देशों के मध्य एक समझौता हुआ है।
हरित ऊर्जा साझेदारी को लेकर के, जिसमें स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया अनुसंधान पर निवेश की लेकर के बात हुई है। निजी निवेश लक्ष्यों की बात करें तो जापान जो है भारत में अगले एक दशक में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। सांस्कृतिक पर्यावरण सहयोग के दृष्टिकोण से कला संग्रहालय, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण पर सहयोग करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान समय में कितना है 2023-24 में देखें तो 22.8 अरब डॉलर का रहा। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है जो कि 43.2 अरब डॉलर का रहा। एक क्वेश्चन है कि भारत जापान 2025 शिखर सम्मेलन में किस मिशन पर इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग की घोषणा की गई, तो चंद्रयान 5 को लेकर के। इसके बाद भारत ब्रिटेन संबंध जुलाई 2025 की ऐतिहासिक यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री 23 से 24 जुलाई को चौथी आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा पर जाते हैं और इसमें देखा जाए तो ईटीए पर समझौता हुआ, यानी कि भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार सहयोग का एक ढांचा। इसको यहां पे हाईलाइट भी आप कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के काफी सारी चीजें चर्चा का विषय भी रही हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज तो भारत यूके विजन 2035 10 वर्षों के लिए 7 क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप है। रक्षा औद्योगिक एक रोड मैप है जो 10 वर्ष के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन नौसेना और जेट इंजन वायुसेना तकनीकी में सहयोग करेंगे। 2+2 संवाद का उन्नयन होगा, यानी कि विदेश और रक्षा मामलों के उच्च स्तरीय वार्ताओं को संस्थागत रूप देना। सीबीआई यूके एनसीए समझौता हुआ, यानी कि आर्थिक अपराधों में, भ्रष्टाचार में, संगठित अपराध से निपटने के लिए एमओयू को हस्ताक्षरित किया गया है। प्रत्यर्पण मुद्दा भी है जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मामला भी भारत ने उठाया है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको यहाँ पर इसके मामले से इस समझौते के तहत यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। राजनयिक मुलाकातें जिसमें किंग चार्ल्स तृतीय, पीएम कीर स्टारमर द्विपक्षीय यहाँ पर चर्चा की। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सहयोग, भारत की रणनीतिक स्थिति देखा, अमेरिका चीन की प्रतिद्वंद्विता के बाद ब्रिटेन के साथ एक संतुलित साझेदारी भारत के लिए फायदेमंद रही। और भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रक्षा उद्योग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और वैश्विक साधन में एक शासन में साझा सहयोग की यहां पर स्थिति विकसित होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षरित सीटा समझौता किससे संबंधित है, तो आंसर होगा व्यापक आर्थिक और व्यापार सहयोग। एक और ऐसा ही यहां पे देखा जाए तो भारत मालदीव संबंधों को लेकर के जब भारतीय प्रधानमंत्री 25 से 26 जुलाई के मध्य 2025 में मालदीव यात्रा यहां पर करते हैं और 60 वर्षों की राजनयिक साझेदारी को नई ऊर्जा यहां पर देखा जाए तो आपको एक सहयोग के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें देखा है तो भारत सरकार के और मालदीव सरकार के मध्य आपको कुछ समझौतों को लेकर के सहमति बनी है, जिसमें 16 एमओयूज पर हस्ताक्षर है। मत्स्य पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल ढांचा, औषध कोष मान्यता, यूपीआई भुगतान, 4,850 करोड़ रुपए का ऋण। दूसरा, ऋण राहत दिया गया है। भारत ने वार्षिक भुगतान 51 मिलियन यूएसडी से घटा करके 29 मिलियन यूएसडी किया है। तीसरा, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, यानी कि 60 वर्षों की साझेदारी पर आधारित भारत की उरु और मालदीव की वधु धोनी नाव की छवि को विकसित किया, इसमें ऐड किया गया है। 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर रिपब्लिक स्क्वायर माले 26 जुलाई 2025 को यहां पर पहुंचते हैं। आवास परियोजना दिखा है तो हुल हुमाले में 3300 सामाजिक आवास इकाइयां भारत द्वारा सुपुर्द की गई। और सुरक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल हेतु 72वां वाहन और माले में रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन। इसके अलावा स्वास्थ्य सहयोग, बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, पर्यावरण सहयोग, एक पेड़ मां के नाम, 50 लाख वृक्षारोपण, तो ये सारी भी यहाँ पे प्रयोजन उस दौरान देखने को मिला। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2025 में भारत मालदीव के संबंधों के अंतर्गत हस्ताक्षर एमओयू में कौन सा सही नहीं है। पहला, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, मौसम विज्ञान सहयोग, परमाणु ऊर्जा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा व यूपीआई भुगतान। तो परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर के भारत मालदीव में कोई समझौता नहीं हुआ है। अगला टॉपिक यहाँ पे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक 5 देशों की विदेश यात्रा जुलाई 2025 में, जिसमें है घाना अफ्रीका, त्रिनाड टोबैगो कैरिबिया, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, ब्रिक्स और नामीबिया जो कि अंतिम पड़ाव रहा। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहली चीज देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 से 3 जुलाई को अकरा ऐतिहासिक यात्रा पर यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा थी। तो घाना को लेकर के ध्यान रखिएगा, एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है।
तो पीवी नरसिम्हा राव को देखें तो सबसे पहली चीज, उससे पहले जो गया था, पीवी नरसिम्हा राव 1995 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो यात्रा पर जाते हैं, दूसरी चीज घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो नवाजा गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यात्रा कब से कब तक थी? 2 से 3 जुलाई 2025। अकरा जुबली हाउस सम्मान, और राष्ट्रपति वहां के कौन है? तो जॉन महामा, जो अमेरिका घाना के आपके राष्ट्रपति हैं। इसके अतिरिक्त 4 एमओयूज पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। किन किन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो संस्कृति है, आदान प्रदान को लेकर के, इसके अलावा मानक सहयोग, आयुर्वेदिक, पारंपरिक चिकित्सा, संयुक्त आयोग की स्थापना जैसे पहलुओं को लेकर के समझौता हुआ है। भारत घाना संबंधों की बात करें तो 1957 में भारत ने स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर समर्थन किया था। भारत की सहायता से $450 मिलियन की अधिग्रहण, अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी में यहाँ पर घाना में सहयोग किया जा रहा है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें दोनों देशों के मध्य 2873.76 मिलियन डॉलर का है, जिसमें निर्यात 964.17 मिलियन और आयात 1909.59 मिलियन का है। घाना से प्रमुख आयात जो है सोना है, करीब 80% हम सोना जो है घाना से मंगाते हैं ज्यादातर अपने आयात का। निर्यात जो करते हैं, दवाइयां करते हैं, कृषि यंत्र करते हैं, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करते हैं। रणनीतिक महत्व भारत का घाना सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अफ्रीका में भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से नई देखा जाए तो ऊर्जा स्रोत भी है। क्वेश्चन है कि 2025 में घाना के साथ 4 एमओयू पर भारत ने हस्ताक्षर किए, जिसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें है सांस्कृतिक आदान प्रदान, संयुक्त आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा। तो परमाणु ऊर्जा को लेकर के भारत ने सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा दूसरी, भारत जो है त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, तो उससे संदर्भित यहाँ पे कुछ पहलुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यात्रा की जो तिथि थी 3 से 4 जुलाई 2025 को, और उसके बाद 16 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की एक तो यात्रा थी। यहाँ पर भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड एंड टोबैगो। और विशेष स्वागत जो है प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टीन के द्वारा यहाँ पर किया गया, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। संसद में संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया। 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें स्वास्थ्य, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण, भारतीय अध्ययन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अनुदान परियोजनाएं रही। प्रमुख जो घोषणाएं यहाँ पर की गई, जैसे कि 2000 लैपटॉप, 20 डायलिसिस यूनिट, 2 समुद्री एम्बुलेंस, कृषि मशीनरी, कृत्रिम अंग शिविर, ये सारी चीजें यहाँ पर भारत प्रोवाइड कराएगा। प्रवासी नीति के तहत 6ठी पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड की यहाँ पर अनुमति दी गई है। सांस्कृतिक पहल के तहत देखा है तो गीता महोत्सव का आयोजन, पंडितों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। वैश्विक सहयोग देखा है तो त्रिनाद का CDRI और GBM यहाँ पर शामिल होना, और प्रवासी पृष्ठभूमि 1845 में फेडरल रेजेक जहाज से भारतीय यहाँ पर आते हैं, और 2025 में देखा जाए तो 180वीं यहाँ पर उनकी वर्षगांठ उत्सव भी है। क्वेश्चन है फिर से अगेन यहाँ पर देखें, निम्न कौन सा समझौता ज्ञापन भारत त्रिनाद टोबैगो के बीच 2025 में यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें ये शामिल नहीं है। किस पर, किस एमओयू को लेकर या किस विषय को लेकर के हस्ताक्षर नहीं साइन किए गए हैं? वह है परमाणु ऊर्जा सहयोग। इसके अलावा देखा है तो यूपीआई को लेकर के भी यहाँ पे समझौता किया गया है, तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रिनाड एंड टोबैगो को लेकर के 8वां देश बन गया है जो भारत के यूपीआई को लेकर के यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया, समझौता हो चुका है। और यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट सिस्टम है गेटवे, एक यहाँ पे ट्रिनाड में भी उपयोग किया जाएगा। और ये साझेदारी जो है NPCI यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के द्वारा की गई है, और प्रवासी जो भारतीय हैं उनको यहाँ पर इसका आसान डिजिटल लेन देन में फायदा होगा। बाकी इसमें पहलू है व्यापारिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। बस इस पहलू को ध्यान रखना है कि 2025 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो 8वां देश बन गया है। इसी तरीके से भारत अर्जेंटीना संबंधों की बात करते हैं, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अर्जेंटीना की यात्रा पर ब्यूनस आयर्स जाते हैं, और 57 वर्षों के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा थी। अब इसमें अगर हम देखें कि आगे आपको प्रमुख रहा, तो यात्रा अवधि, ये कुछ पॉइंट है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। यात्रा अवधि 4 से 5 जुलाई 2025। 1968 में इंदिरा गांधी जो गई थी, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
स्वागत जो हुआ कासा रोसाड़ा में राष्ट्रपति जेवियर माइली के द्वारा सैन मार्टिन स्मारक पर श्रद्धांजलि भी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। विशेष सम्मान मोदी को ब्यूनस आयर्स की टू द सिटी प्रदान की गई है। और 75वीं वर्षगांठ जो है भारत अर्जेंटीना की कूटनीतिक संबंधों के पूरे हो गए हैं। सहयोग के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो रणनीतिक मुद्दे जैसे ऊर्जा, रक्षा, कृषि, खनिज, तकनीकी सहयोग, लिथियम साझेदारी जो है अर्जेंटीना क्योंकि विश्व के प्रमुख लिथियम भंडारों में है तो भारत की ईवी बैटरी सुरक्षा तो एक अहम है। ऊर्जा सहयोग में हम देखें तो शेल गैस में सेकंड है और शेल तेल में देखा तो फोर्थ भंडारों का सहयोग की संभावना है जो अर्जेंटीना इस समय है। द्विपक्षीय व्यापार भारत अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। निर्यात और आयात की हम बात करें किससे क्या हम मंगाते हैं क्या हम सेल करते हैं तो आयात हम जो करते हैं सोया तेल, सूरजमुखी तेल, दालें और चमड़ा। निर्यात जो करते हैं औषधियां, इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो पार्ट्स का करते हैं। और रणनीतिक एक साझेदारी हस्ताक्षरित की गई 2019 में जो रक्षा परमाणु सहयोग तक यहाँ पर विस्तारित है। इसमें भारत अर्जेंटीना के बीच जुलाई 2025 की यात्रा के दौरान सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा सहयोग का? तो ऑप्शन है अंतरिक्ष, लिथियम ऊर्जा, पर्यटन, सांस्कृतिक, कपड़ा। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिथियम और ऊर्जा सुरक्षा। इसके अलावा फिर से भारत ब्राजील संबंध 2025 में यहाँ ब्रिक्स में देखा है तो भारत ब्राजील दोनों ने लोकतांत्रिक जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ब्राजील में देखा जाए तो एक आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो यहाँ पर मोदी को विशेष सम्मान दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। और द्विपक्षीय महत्व देखा है तो दोनों ही देशों के यहाँ पे 57 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की एक यात्रा थी ब्राजील की तरफ भी। संयुक्त वक्तव्य जो था भारत और ब्राजील उच्च उद्देश्यों वाले दो महान राष्ट्र 5 स्तंभों पर लेकर के द्विपक्षीय संबंधों पर देखा जाए तो वार्ता हुई है। रक्षा, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक सहयोग। 6 एमओयू समझौते हुए हैं जिसमें आतंकवाद, सूचना सुरक्षा, डिजिटल समाधान, नवीनीकरण ऊर्जा, कृषि और बौद्धिक संपदा। व्यापार का जो लक्ष्य है 2030 तक $20 अरब तक करना है। 2024-25 में जो व्यापार है वो 12.20 अरब का है। निर्यात 6.77 अरब का है और आयात 5.43 अरब डॉलर का है। साझा मंच ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ऐसा संस्थापक है। 2021 में इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह भी यहाँ पर लॉन्च किया है। ये सारे कुछ यहाँ पे सहयोग के क्षेत्र है। तो क्वेश्चन है भारत ब्राजील 2025 यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से सम्मान से अलंकृत किया गया? तो देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री को बहुत सारे सम्मान बहुत सारे देशों से मिले हैं इसलिए सबके नाम को ध्यान रखने में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। अगला भारत नामीबिया संबंधों की बात कर लेते हैं। तो भारत नामीबिया के मध्य देखा जाए संबंधों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारत ने सैम नुजोमा के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। 1990 में स्वतंत्रता के बाद राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। यात्रा की तिथि थी 9 जुलाई 2025 को। विशेषता 27 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा। इन्हें सम्मान दिया गया नामीबिया का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल विस्टिशिया मिराबिल्स बिलिस और नामीबिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे प्राप्त करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पहले भारतीय भी बन गए हैं। इसके लिए नामीबियाई संसद को संबोधित भी किया है। 17वें विदेशी सांसद संबोधन है। द्विपक्षीय समझौते की बात करें तो उद्यमिता विकास केंद्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यूपीआई को अपनाया गया है नामीबिया के द्वारा भी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग है नामीबिया भारत के मध्य सीडीआरआई और जीबीए को लेकर के। स्वास्थ्य और रक्षा सहयोग यहाँ पर हस्ताक्षरित हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण उपकरण और भारत द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। व्यापार दोनों देशों की बात करें तो करीब 568 मिलियन का है। भारत का निर्यात 327 है और आयात 241 है। इसमें हीरा, यूरेनियम, लिथियम जैसे चीजें प्रमुख है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत नामीबिया 2025 यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अब यहां पर देखा जाए तो कई सारे आपको हैं तो यहां पर बी आंसर जो है अब किसका कौन सा है क्योंकि इतने सारे मिले हुए हैं। 27 से 28 यहां पर उनको सम्मान मिल चुके हैं लेकिन आपको 27 से 28 नहीं याद रखने हैं, वो तो टोटल नंबर जरूर ध्यान रखना है लेकिन इस साल उनको कहां कहां मिला है ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकता है और इसको लेकर के क्वेश्चन बनते भी हैं इस तरह के। ठीक है, बाकी मेंस का क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी आप इसे देख सकते हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर जो चर्चा का विषय बन जाती है, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच को सुनिश्चित करता हुआ
विदेश नीति में कूटनीतिक कदम। ये कदम था 15 से 19 जून तक 2025 तक, जब साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया एक महत्वपूर्ण 3 देशीय दौरे पर रहे। इसमें देखा जाए तो कैसे यहाँ पर एक तो भारत को G7 में यहाँ पर शामिल होना था, उस दौरान यहाँ पर ये यात्रा होती है और 3 महत्वपूर्ण देश कनाडा के साथ, क्योंकि भारत के संबंध वैसे भी कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे थे। इसके अलावा टर्की जैसे जो देश थे जिनके साथ भारत के संबंध यहाँ पर कुछ समय से जब से पाकिस्तान के उन्होंने सपोर्ट किया, तो भारत और टर्की के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे साइप्रस और अन्य देशों को भी भारत ने रणनीतिक दृष्टिकोण से अपने संबंधों को विकसित करने की कोशिश की। तो साइप्रस, क्रोएशिया जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संभावित यहाँ पे साझेदार के तौर पे भारत इन्हें देखता है और उसके साथ जोड़ने को लेकर के काम चल रहा है। कनाडा के साथ G7 शिखर सम्मेलन को लेकर के यहाँ पर वार्ता होती है। अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले साइप्रस के बारे में। साइप्रस जो है एक भूमध्य सागरीय आपका रणनीतिक आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 जून को साइप्रस की यात्रा पर जाते हैं और एक क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने का एक काम करते हैं। भू राजनीतिक संदेश भी यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा है, द्विपक्षीय द्विक्षेत्रीय है, द्विपक्षीय संवाद है। टर्की जैसे देशों के साथ यहाँ पर जो विवाद चल रहा है उसको भी साइप्रस, क्योंकि साइप्रस और टर्की का विवाद चल रहा है, तो साइप्रस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा, जिससे टर्की को एक संदेश जाएगा अगर आप हमारे विरोध में काम करेंगे तो हम भी आपके विरोधी देशों के साथ मिलकर के आपको घेरने का काम कर सकते हैं। रणनीतिक सहयोग पर भी काम किया गया, जैसे समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नौसैनिक आदान प्रदान को लेकर के बातें हुई। आर्थिक और कूटनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो साइप्रस है वो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का यहाँ पर समर्थन करता है, तो भारत की एक्सेस यहाँ पर साइप्रस तक होगी। सांस्कृतिक महत्व और प्रवासी संबंधों की बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने लिमासोल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उन्हें साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रदान किया गया। इसके अलावा कनाडा में देखा जाए तो G7 के मंच पर जाते हैं, यही क्वांटम, ग्लोबल साउथ, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के बातचीत होती है, उस पर सहयोग की बात करते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक संदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खालिस्तानी अलगाववाद को लेकर के, तनावपूर्ण संबंधों को लेकर एक संवाद जारी करने की बात करते हैं, द्विपक्षीय सहयोग की बात की जाती है। आर्थिक संवाद की बात करें तो रणनीतिक खनिज, हरित हाइड्रोजन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। वहीं क्रोएशिया, इसको यहाँ पे हाईलाइट करिएगा, क्रोएशिया जो है पूर्वी यूरोप के लिए एक नए द्वार के तौर पर देखा जाता है और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की 1992 के बाद पहली यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री कोई किसी भारतीय प्रधानमंत्री के यहाँ पे क्रोएशिया की यात्रा थी। भौगोलिक रणनीति की बात करें तो क्रोएशिया जो है EU और नाटो का सदस्य देश है और एडियाट्रिक बाल्कन कॉरिडोर में स्थित है। IMAC प्रासंगिकता, जहां लॉजिस्टिक उपस्थिति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण एक साझेदार देश के रूप में यहाँ पर इसे देखा जाता है। व्यापार दोनों देशों के मध्य कितना है तो 2017 में 149.45 मिलियन से बढ़ करके 2023 में हम देखते हैं $337.68 मिलियन का हो गया। भारत जो है दवाइयां, मशीनरी, रसायन निर्यात करता है। दोनों ही देश नवाचार तकनीकी को लेकर सहयोग करना चाहते हैं, सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना चाह रहे हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण से साइप्रस पूर्वी मध्य सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है। पश्चिमी ब्लॉक संतुलन जो कनाडा को और G7 के माध्यम से किया गया है। पूर्वी यूरोप की तरफ देखा जाए तो क्रोएशिया के साथ बेहतर संबंधों को प्राथमिकता दी गई है। IMAC कॉरिडोर के माध्यम से चीन के BRI को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उसको यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर विकसित कर रहे हैं और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के तहत अलग अलग देशों में अपनी उपस्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरह के दौरे जो होते हैं, भारत के विदेशी जो या प्रधानमंत्री जो विदेशी दौरे होते हैं वो द्विपक्षीय स्तर के साथ साथ यहाँ पे वैश्विक कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा 2025 में देखने को मिली और इसमें दोनों ही देशों के द्वारा ये दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। भारत सऊदी सामरिक साझेदारी परिषद SPC, और इसमें देखा जाए तो जो सहयोग के अगर क्षेत्र की बात करें तो नई मंत्रिस्तरीय समितियों के गठन को लेकर के चर्चा हुई, जैसे रक्षा सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग SPC। समितियों की संरचना की बात करें तो इसमें अब 4 प्रमुख समितियां हैं। राजनीतिक, कौंसिलीय, सुरक्षा जिसमें हम कहें, रक्षा है, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और टेक्नोलॉजी है, और चौथी जो है पर्यटन और संस्कृति। निवेश की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने कहा है कि भारत में 100 और अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने का यहाँ पर वचन देता है। और ऊर्जा सहयोग की बात करें तो 2 नई रिफाइनरी परियोजनाएं और कराधान सुधार पर भी यहाँ पर बात दोनों देशों के द्वारा की गई है।
इसके अलावा अंतरिक्ष सहयोग की बात करें तो इसरो और सऊदी स्पेस एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर के एमओयू यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया। स्वास्थ्य सहयोग पर यहाँ पर बात की गई है। डोपिंग रोधी को लेकर के नाडा और सऊदी की साडक के बीच यहाँ पर शिक्षा और रोकथाम पर बात हुई है। डाक सहयोग यानी कि पार्सल सेवाओं के आदान प्रदान भारत डाक और सऊदी पोस्ट के मध्य हुआ है। व्यापार की बात करें तो 2023-24 तक दोनों देशों के बीच $42.98 बिलियन का व्यापार हुआ, जो भारत का निर्यात मात्र $11.56 बिलियन का है और आयात जो है $31.42 बिलियन का है। इसके अलावा 2024 के हज समझौते में 1.75 लाख भारतीय हज यात्रियों का कोटा और महिला तीर्थयात्रियों को बिना यहाँ पर मेहरम एक अनुमति दी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो हाल ही में भारत सऊदी एसपीसी बैठक में किन 2 नए क्षेत्रों मंत्रिस्तरीय समितियों का गठन करने को लेकर के यहाँ पे समझौता हुआ है? तो ऊर्जा, कृषि, रक्षा, पर्यटन, वित्त, जलवायु, शिक्षा, सूचना, जिसमें रक्षा और पर्यटन को शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा में क्या खास रहा? तो सबसे पहले देखा जाए तो नेबरहुड फर्स्ट और महासागर दृष्टिकोण दोनों को रेखांकित करता हुआ 7 एमओयू जो है दोनों देशों के मध्य यहाँ पे हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें रक्षा सहयोग में 5 वर्षीय एमओयू है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा सहयोग जो है प्रमुख है। इसके अलावा श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से भी इन्हें अलंकृत किया गया। ठीक है। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिबद्धता, ऊर्जा सहयोग, जहां भारत श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन ट्रिंकोमाली, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये जरूरी कुछ पहलू है। तो भारत श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन, ट्रिंकोमाली बंदरगाह हब पर यूएई के साथ त्रिपक्षीय सहयोग। वित्तीय सहयोग की बात करें तो भारत ने करीब 100 मिलियन ऋण यहाँ पे अनुदान और अन्य ऋणों पर ब्याज दर घटाई है। कुछ विकास परियोजनाएं भी है जो भारत सरकार यहाँ पर चलाती है, जैसे कि माहो ओमान थाई रेलवे, सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना और 5000 धार्मिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाने को लेकर के बात हुई है। संस्कृति और धर्म के बारे में देखा जाए तो दोनों ही देश भगवान बुद्ध के अवशेष वैशाख दिवस मई 2025 पर श्रीलंका भेजने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। इसके अलावा व्यापार दोनों देशों के मध्य 1998 में एफटीए से व्यापार $505 बिलियन तक पहुंचा। भारत शीर्ष व्यापारिक साझेदार है श्रीलंका का और प्रमुख एफडीआई स्रोत भी है। पर्यटन और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो श्रीलंका भारत की यूपीआई और रुपये निपटान प्रणाली को यहाँ पर अपना चुका है। मानवीय भूमिका, तो भारत लगातार इनको हेल्प करता रहा है, चाहे वो आर्थिक संकट की स्थिति हो या कोविड-19 की स्थितियां रही हो। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत श्रीलंका के बीच 5 वर्षीय एमओयू मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो रक्षा सहयोग। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा भी चर्चा का विषय है। इस यात्रा जो है 2 दिवसीय यात्रा थी और इसमें हम देखें तो क्या क्या प्रमुख पहलू इसमें शामिल हुए थे। एक तो रणनीतिक साझेदारी की गई है, इसको ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के साथ हमने कर ली है। इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है, जैसे कि भारत मॉरिशस संबंधों को एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा, पीएम मोदी को यहाँ भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको मिला है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है। महासागर विजन के तहत भारत ने ग्लोबल साक्ष्य साउथ हेतु महासागर पहल शुरू की है, जिसमें इनको शामिल किया गया है। सुरक्षा सहयोग देखा जाए तो अगलेगा द्वीप पर भारत द्वारा निर्मित रनवे और जेटी के उपयोग को बढ़ावा, चागोस द्वीप पर मॉरिशस की संप्रभुता को भारत का समर्थन और समुद्री सुरक्षा में श्वेत पोत सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण साझेदारी दी गई है। इसके अलावा विकास सहयोग, जिसमें जल पाइपलाइन को बदलना है, पुलिस अकादमी, समुद्री सूचना साझाकरण केंद्र बनाना है। नया संसद भवन, देखिए भारत मॉरिशस के लिए अब नया संसद भवन भी बनाएगा, लोकतंत्र की जननी को एक उपहार देने के दृष्टिकोण से। इसके अलावा कुछ सामुदायिक परियोजनाएं भी विकसित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रपति ने 20 भारतीय वित्त पोषित सामुदायिक परियोजनाओं को अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी यहाँ पर किया हुआ है। सहयोग की बात करें तो भारत ने IORA, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन में मॉरिशस के साथ मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से मॉरिशस यहाँ पर एक अहम कंट्री होने वाला है। और बाकी 70% जो भारतीय मूल की आबादी है मॉरिशस में। संबंधों की बात करें तो समुद्री दृष्टिकोण से चीन के संतुलन में, आर्थिक दृष्टिकोण से अफ्रीका का प्रवेश द्वार है, दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो महाशिवरात्रि, गंगा तालाब,
और 70% जो भारतीय मूल के लोग हैं, तो एक बेहतर संबंधों की भी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। विकास सहयोग है, भारत जो है मॉरिशस में देखें तो संसद भवन है, मेट्रो एक्सप्रेस है, न्यायालय है, अस्पताल को निर्मित करता है। समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईएजेड सुरक्षा, संयुक्त गश्त, निगरानी, सर्वेक्षण की पहल है। आपदा प्रबंधन में देखा जाए चक्रवात चिड़ो और वाकाशियो तेल रिसाव, कोविड-19 में भारत ने सहयोग किया। क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से बात करें तो आईटीसी में कार्यक्रम 5000 प्रशिक्षु हैं। एनसीजीसी एनसीसीजीजी में देखा है तो सिविल सेवक प्रशिक्षण भारत प्रोवाइड कराता है। ये सारे कुछ विशेष यहाँ पर आपको पहलू देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, पीएम मोदी को मॉरिशस यात्रा के दौरान कौन सा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इसी तरह भारतीय प्रधानमंत्री की एक फ्रांस की यात्रा भी होती है। ठीक है, फ्रांस की जो यात्रा हुई है, भारतीय प्रधानमंत्री 1947 से लेकर के 1998 तक दोनों देशों के मध्य अपने संबंधों को लगातार पहले से विकसित किया है और कई सारे क्षेत्रों में देखा है तो दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं और लगातार, ठीक है, एक भरोसेमंद कह सकते हैं सहयोगी देश या साझेदार देश के रूप में भारत फ्रांस को देखता है और लगभग हर एक मुद्दे पर। तो यात्रा तिथि कब से कब तक थी? 10 से 12 फरवरी 2025 को। आमंत्रणकर्ता यात्रा के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारतीय प्रधानमंत्री की 6ठी फ्रांस यात्रा थी। पिछला दौरा कब किया? जुलाई 2023 में, बैस्टिल दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। इसके अलावा राष्ट्रपति जनवरी 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्रता दिवस पर यहाँ पे मुख्य अतिथि थे। IAE एक्शन शिखर सम्मेलन जो पेरिस में आयोजित इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता मोदी और मैक्रों ने की। और इसके अलावा IA एक्शन समिट की मेजबानी यहाँ पर मोदी ने की घोषणा की है भारत के द्वारा। मार्सिले में दूतावास यहाँ पे खोला गया है दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से। नवाचार 2026 में देखा दोनों देश सहयोग करने वाले हैं। इसके अलावा जलवायु पहल, फ्रांस ने संयुक्त अरब अमीरात भारत की पहल मैंग्रोव ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का भी निर्णय लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी शामिल है, इसमें भी आपको देखा है तो फ्रांस यहाँ पर आपको शामिल। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान किस शहर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो गया मार्सिले। अब इसके अलावा देखा है तो भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा। अब इस कुवैत यात्रा जो है 1981 में इंदिरा गांधी गई थी और उसके बाद देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर दूसरी यात्रा के दौरान या दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि यहाँ पर दौरे पर गए। अब इसमें देखा है तो भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर यहाँ पे प्रदान किया गया। रणनीतिक जो साझेदारी है दोनों देशों में किस किन क्षेत्रों में है? तो संबंधों का राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रक्षा सहयोग भी है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, प्रशिक्षण है, तटीय सुरक्षा सहयोग पर सहमति है। सांस्कृतिक एवं खेल सहयोग की बात करें तो 2025 से 29 के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम और 2025 से 28 के लिए खेल सहयोग कार्यक्रम पर सहमति है। इसके अलावा संयुक्त सहयोग आयोग का गठन किया गया है जिसमें विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में JCC शिक्षा, व्यापार, निवेश, कृषि, आतंकवाद निरोध हित साथ में कार्य करेंगे। ऊर्जा सहयोग भी है, तेल, गैस, रिफाइनिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में बायर सेलर संबंध से आगे बढ़ना है। प्रौद्योगिकी सहयोग में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर, AI, ई-गवर्नेंस और नई तकनीकी में सहयोग करना है। बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो कुवैत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होना, जिसने भारत ने इसका स्वागत भी किया है। और GCC और UN सुधार में देखा जाए तो बधाई भी दी गई है गल्फ कंट्रीज को लेकर के। संयुक्त सुधार पहलों को यहाँ पर देखा जाए तो समर्थन आपको देना। प्रवासी भारतीयों की बात करें, करीब 10 लाख प्रवासी जो भारतीय हैं कुवैत में रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। इसमें स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, रिटेल, व्यापार में इनकी एक प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। भारत कुवैत संबंधों की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो 1961 तक कुवैत एक वैध मुद्रा थी, भारतीय रुपया। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 10.47 बिलियन डॉलर की थी। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। निवेश हम देखें तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भारत में 10 बिलियन USD से अधिक का निवेश है। प्रवासियों की बात करते हैं तो 1 मिलियन भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं। विदेशी नीति में कुवैत का क्या इंपॉर्टेंस है अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा, विजन 2035 में नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे को विकसित करने में,
भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीसीसी, मध्य पूर्व में स्थिरता, भारत को संतुलित जुड़ाव और प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये जैसे पहलू है। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत की यात्रा के दौरान कौन सा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? ये है ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन या ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार। इसमें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कई देशों की विदेश यात्राओं पर जाते हैं। कई तरीके के समझौते होते हैं, कई तरीके के सहयोग होते हैं, और इनको लेकर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति कहां कहां गई, किस देश के दौरे पे गई, किस तरीके के समझौते हुए। तो सबसे पहले देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल के बीच पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राष्ट्रीय यात्रा पर जाती है। दोनों ही भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए, तो इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ऐसे 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, 100, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। इसके बाद 10 मुख्य बिंदुओं में क्या क्या प्रमुख रहा, किस तरीके से सहयोग की स्थितियां। तो राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री कौन है? तो लुइस मोंटेनेग्रो। संसद के अध्यक्ष कौन है? जोस पेड्रो अगुई बैंक्रो। विशेष महत्व क्या था? 27 वर्षों बाद कोई यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रपति गए। 1998 में लास्ट जो थे आर नारायणन जो थे वो पुर्तगाल जाते हैं, और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती हैं। सम्मान दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन का प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर यहाँ पे प्रदान किया गया। भारत पुर्तगाल संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। समुद्री इतिहास, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा एक जुड़ाव देखने को मिलता है। अपना एक इतिहास रहा है। स्पेन के भी यहाँ पर जो विदेशी स्पेनिश आपको देखा है तो कंपनी थी, भारत आते हैं व्यापार करने के दृष्टिकोण से। दूसरा चरण देखा है स्लोवाकिया, तो स्पेन के साथ साथ देखा है तो स्लोवाकिया गई 9 से 10 अप्रैल को। 29 वर्षों बाद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा रहती है। स्लोवाकिया में भी भारतीय राष्ट्रपति ने उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। संबंध देखा जाए तो 1949 से राजनयिक संबंध हमारे स्थापित है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी को लेकर, आर्थिक तकनीकी को लेकर के सहयोग सहमति हुई है। यूरोप के साथ बेहतर संबंधों के दृष्टिकोण को विकसित करने का भी काम यहाँ पर इसे माना जा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। इसके अलावा भारतीय मॉरिशस द्विपक्षीय संबंध, तो इसको लेकर के अभी हमने यहाँ पर बात भी किया। मॉरिशस देखा जाए तो भारत के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण से जरूरी है। 70% जो यहाँ की जनसंख्या भारतीय मूल की है। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम की यहाँ पर भारत यात्रा द्विपक्षीय स्तर पर देखने को मिलती है। इस यात्रा के दौरान क्या क्या खास रहा? सबसे पहली चीज, सितंबर 2025 में पीएम मोदी ने वाराणसी में पीएम राम गुलाम का स्वागत किया। गंगा आरती और अयोध्या दर्शन के द्वारा किया गया। भारत के द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाती है मॉरिशस के लिए, जिसमें 680 मिलियन अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए किया गया। इसके बाद प्रमुख परियोजनाएं जो थी, एसएसआर राष्ट्रीय अस्पताल, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पशु चिकित्सालय विद्यालय, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, मोटरवे और रिंग रोड। एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया, जिसमें विज्ञान तकनीकी, समुद्री अनुसंधान, पावर सेक्टर, शिक्षा सहयोग शामिल था। व्यापारिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों में 887 मिलियन डॉलर के यहाँ पर व्यापार होता है। भारत पेट्रोलियम दवाइयां और मॉरिशस से का निर्यात जो होता है वनीला मेडिकल डिवाइस होती है। एफडीआई प्रवाह की बात करते हैं तो भारत में यूएसडी 180 बिलियन का यहाँ पर निवेश आपको प्राप्त होता है। रणनीतिक सहयोग की बात करें तो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह, पुनर्विकास, जागोर क्षेत्र की निगरानी। सांस्कृतिक शैक्षिक सहयोग भी यहाँ पर है, जैसे कि IGCIC, गांधी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड हिंदी सचिवालय, नो इंडिया प्रोग्राम है। महात्मा गांधी का प्रभाव मॉरिशस में देखने को मिलता है। मॉरिशस का स्वतंत्रता जो दिवस है वो 12 मार्च गांधी जी के दांडी मार्च की तिथि पर मनाया जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, भारत की जो नीति है मॉरिशस को लेकर के कि नेबरहुड फर्स्ट और सागर यानी कि सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड ऑल इन रीजन नीति के तहत एक अहम स्तंभ है।
इसके अलावा देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा है कि भारत और मॉरिशस के बीच 2021 में हस्ताक्षरित CECPA किस प्रकार विशेष है? ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, ये पहला अफ्रीकी देश के साथ भारत का व्यापार समझौता है, जो भारत एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत के द्वारा किसी एक अफ्रीकी देश के साथ किया गया है। तो ये उस दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको आप सभी यहाँ पर हाईलाइट करके रखिएगा कि पहला देश अफ्रीका का है जिसके साथ भारत के द्वारा इस तरीके का कोई समझौता किया गया है। अगला देखिए भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की बात। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भारत सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि भारत और सिंगापुर के मध्य देखा जाए तो कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 60 वर्ष पूरे हुए हैं 1965 से 2025 तक। इसके बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत का जो दौरा किया था 2 से 4 सितंबर 2025 को किया, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले 10 से 15 वर्षों में रणनीतिक एक रोडमैप बनाने की बात की है। ऐतिहासिक संबंधों से लेकर के वर्तमान के घटनाक्रम पर नजर डालें तो 1965 में सिंगापुर को भारत ने मान्यता दी। 2024 में दोनों देशों के मध्य CSP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संबंधों को विकसित किया गया। फिर 2025 में देखा था पीएम वोंग पीएम मोदी की वार्ता, जिसमें 8 प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग की बातें हुई हैं। आर्थिक, रक्षा, तकनीकी, ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य। आर्थिक सहयोग देखा जाए दोनों देशों के मध्य तो जो द्विपक्षीय व्यापार है कितना है, $34.3 बिलियन का है। निर्यात आयात में यहाँ पर देखा जाए तो सिंगापुर जो है भारत का आसियान में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आसियान के तहत भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार भागीदार है वो सिंगापुर है। ठीक है, इसके बाद FDI अगर हम देखें तो 2000 से 2025 के बीच 174.88 बिलियन FDI जो है सिंगापुर का, इसमें योगदान जो है 24% का रहा है। डिजिटल सहयोग भी देखा जाए तो दोनों ही देशों में UPI और पे नाउ को लेकर के समझौता हो चुका है। लिंक विस्तार, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और संयुक्त कार्य समूहों को लेकर के, तो यहाँ पर आपको दोनों देशों के मध्य संबंधों की एक विस्तृत आपको पृष्ठभूमि देखने को मिलती है और लगातार ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इसमें हरित हाइड्रोजन शिपिंग कॉरिडोर, नौसेना अभ्यास में आप ध्यान दीजिएगा, भारत और ये भी कई बार पूछे जाते हैं किन देशों के साथ हम किस तरीके के सैन्य या आपको रक्षा अभ्यास यहाँ पर आपको करते हैं, तो यहाँ पर सिंगापुर के साथ भी हम करते हैं। तो नौसेना के साथ जो करते हैं उसे हम सिम्बेक्स कहते हैं, सेना के साथ अग्निवारिया 2024 और वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास जो होता है यहाँ पे मलक्का जनगृह में होता है। तो ये तीनों ही तरीके का नौ जल थल यहाँ पे तीनों ही स्तर पे हम सिंगापुर के साथ यहाँ पर अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास। इनका नाम अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तो छात्रवृत्ति है, ITI इंटर्नशिप है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई है। भारतीय जो प्रवासियों की बात करें तो सिंगापुर में 9% आबादी भारतीय मूल की है और तमिल जो है 4 आधिकारिक भाषाओं में से यहाँ पर एक है। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, तमिल जो है सिंगापुर की एक आधिकारिक भाषा है, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, तमिल क्या है, सिंगापुर की एक आधिकारिक भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि भारत सिंगापुर के संबंधों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। 1975 में सिंगापुर को मान्यता दी, 2024 में हमने CSP पे साइन किया, सिंगापुर आसियान भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है और तमिल जो है सिंगापुर की केवल अनौपचारिक भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए तो CSP स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उन्नत किया गया है 2024 में देखा जाए तो ये क्वेश्चन है जो कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही है, तो 3 यहाँ पर आपको गलत है और 1 यहाँ पर सही है। इसके अलावा सिंगापुर के राष्ट्रपति रत्नम की भारत यात्रा यहाँ पर देखने को मिली है, जो 60 वर्षों में पहली यहाँ पर एक यात्रा थी। राष्ट्रपति के थर्मन रत्नम की पहली भारत यात्रा 14 से 18 जनवरी 2025 को होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यात्रा 2 चरणों में हुई, नई दिल्ली और ओडिशा यहाँ पर जुड़ा है। तो ओडिशा यहाँ पर क्यों जुड़ा है वो भी थोड़ा समझेंगे। सबसे पहली चीज तो भारत और सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष, राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, पीएम मोदी और वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात, ओडिशा दौरे में कोणार्क के सूर्य मंदिर और भारत के बायोटेक वैक्सीन केंद्र का भ्रमण, भुवनेश्वर में देखा तो विश्व कौशल केंद्र का दौरा किया। ओडिशा और सिंगापुर के मध्य देखा 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। TBT, AI, एरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, ITES, नए शहर यहाँ पर विकास।
और भारत सिंगापुर संबंध में मजबूत विशेषकर शिक्षा इत्यादि को लेकर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है? क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाल ही में समाचार में रहा विश्व कौशल केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसका दौरा सिंगापुर के राष्ट्रपति ने जनवरी 2025 में किया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। इसके अलावा फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ये कब हुई? 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच होती है। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामावादा राबुका भारत की यात्रा पर आते हैं, तो नाम एक तो ध्यान रखना है। संबंध कब से कब तक है? तो भारत फिजी के संबंध 1879 शुरू होते हैं, जब भारतीय मजदूरों को अनुबंध प्रणाली के तहत गन्ने के बागानों में काम करने के लिए फिजी भेजा जाता है। तिथियां 24 से 26 अगस्त 2025। मुलाकातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी से यहां पर होती हैं। भारत फिजी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, जन औषधि योजनाएं हैं, हेल्थ और लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा दवा आपूर्ति को लेकर के, प्रवासन और गतिशीलता पर आशय यहाँ पर है। CII और FCEF के बीच व्यापार एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच यहाँ पर एमओयू हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य सेवा में देखा है तो फिजी में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जन औषधि आपूर्ति को लेकर के समझौता हुआ है। आर्थिक सहयोग की भी यहाँ पर लेकर के समझौता हुआ, जिसमें नाबार्ड FTB को लेकर के। प्रवासन सहयोग है, क्षेत्रीय सहयोग है महासागर पहल के तहत। साइबर सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो काम होगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल्स विकसित किए जाएंगे। और सांस्कृतिक महत्व कूटनीतिक महत्व के तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत भी ये महत्वपूर्ण है। तो फिजी को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत की यात्रा पाए फिजी के प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पे क्या है? तो सितिवेनी लिगामावादा राबुका। इसके अलावा फिलीपींस के राष्ट्रपति की भी भारत यात्रा। भारत और फिलीपींस के जो राजनयिक संबंध है वो 1949 से स्थापित है, और इसके अलावा दोनों देशों के मध्य 1952 में एक मैत्री संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के मध्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन सागर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर के अहम साझेदार हैं, और भारत फिलीपींस के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर देखा जाए तो ये यात्रा हुई है। इंपॉर्टेंट पहलू सबसे चीज तो 4 से 8 अगस्त राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की पहली भारत यात्रा। प्रथम महिला और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। रणनीतिक साझेदारी 25 से 29 को लेकर कार्य योजना स्वीकार होती है। और रक्षा सहयोग थल वायु नौसेना तटरक्षक बल स्तर पर वार्ता तंत्र को स्थापित करना। कानूनी सहयोग की भी बात होती है, आपराधिक मामलों और सजायाफ्ता को लेकर के। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के 2025 से 2028 तक देखा जाए तो सहयोग कार्यक्रम, इसमें इसरो और फिलिस्तीन स्पेस एजेंसी के मध्य एक समझौता होता है। पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा जाए तो 25 से 28 के लिए पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर के बात होती है। कुछ घोषणाएं भी की गई, जैसे कि फिलीपींस में सॉवरेन डेटा क्लाउड परियोजना IFCIOR में भागीदारी, फिलीपींस के नागरिकों को 1 वर्ष के लिए निःशुल्क टूरिस्ट वीजा, संयुक्त स्मारक डाक टिकट और अधिमान्य व्यापार समझौते। इस तरीके के यहाँ पे समझौते आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2025 में भारत फिलीपींस के बीच समझौते में कौन सा शहीद है? तो इसमें आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के संयुक्त उत्पादन, विज्ञान प्रौद्योगिकी में संयुक्त 2025 से 28। 1-2, 1-3, 2-3 और 1-2-3। तो क्या भारत ने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल इनको देंगे? नहीं, तो सिर्फ 1 और 3। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भी चर्चा का विषय बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही देशों के मध्य इस यात्रा के दौरान FTA को लेकर के बातचीत शुरू होती है, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के, डिजिटल सहयोग, डिजिटल भुगतान को लेकर के, कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को आगे बढ़ाने को लेकर के, ऐसी चीजों पर बातचीत हुई। IPOI सदस्यता न्यूजीलैंड 2019 में भारत द्वारा शुरू की गई इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का हिस्सा बना। CDRI में सदस्यता न्यूजीलैंड 2025 में भारत द्वारा शुरू की गई कोलिजन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है। रक्षा सहयोग में देखा है तो नौसेना प्रमुखों के दौरे, बंदरगाह सहयोग, कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2024 पर बल दिया गया है। इसके अलावा AEO और MRA समझौता, जिसमें अधिकृत ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता समझौते शामिल है।
क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो वानिकी शिक्षा बागवानी पर दस्तावेजों को लेकर के सहमति बनी है और व्यापार संबंध जो देखा जाए दोनों देशों के मध्य वो $1.75 बिलियन का है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा 8,000 भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में क्रिकेट, हॉकी इत्यादि खेल में यहां पर देखा जाए तो आपको शामिल। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव किस वर्ष भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 2019 में, और न्यूजीलैंड बन गया इसका एक अगला सदस्य। इसके बाद अंगोला के राष्ट्रपति की यहां पर देखा तो ऐतिहासिक भारत यात्रा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आते हैं। दोनों ही देशों के संबंधों को देखा है तो 40वीं वर्षगांठ थी और अवसर तो 40 साल हो गए भारत अंगोला के मध्य। अंगोला के जो राष्ट्रपति उनका नाम ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको की 4 दिवसीय भारत यात्रा। आर्थिक सहयोग कितना है? तो $4.19 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। तेल और गैस के क्षेत्र में मुख्य रूप से हम सहयोगी हैं। कूटनीतिक समर्थन, यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत अंगोला एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अंगोला की पहचान किस क्षेत्र में है? तो तेल और हीरों के विशाल भंडार हैं और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में इनकी उपस्थिति है। राजनीतिक पृष्ठभूमि उपनिवेशवाद गृह युद्ध से गुजरकर अब स्थिर लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। राजधानी भाषा, तो राजधानी इनकी लुआंडा है। आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। रणनीतिक महत्व देखा जाए तो सागर, जो भारत की सिक्योरिटी ग्रोथ ऑल इन द रीजन में महत्वपूर्ण क्षेत्र। क्वेश्चन हो सकता है किसी देश की राजधानी ही आपसे पूछ ली जाए, जैसे कि अब इसी को लेकर के पूछा जाए कि अंगोला की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन में लुआंडा का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है भारत कतर सामरिक साझेदारी को लेकर के। तो भारत कतर के मध्य सामरिक साझेदारी किस क्षेत्र में हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को लेकर के समझौते और व्यापार को लेकर के बात हुई। सबसे पहले तो व्यापार चीजों को लेकर के बात करें तो 2030 तक हम यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार को 14 से लेकर के 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करेंगे। कतर इस बीच देखा है तो भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और दोहरे कराधान से बचाव को लेकर के एक समझौता। ऊर्जा सहयोग जिसमें एलएनजी और एलपीजी जैसी आपूर्ति जो है भारत को की जाएगी। रक्षा सहयोग में देखा जाए तो जायर अल बहर नौसैनिक अभ्यास रक्षा प्रदर्शनी में भागीदारी। यूपीआई और गिफ्ट सिटी यानी कि डिजिटल भुगतान बैंकिंग सहयोग पर चर्चा हुई है। एफटीए दोनों ही देशों के मध्य जो जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भारत के साथ चल रही है। भू राजनीतिक भूमिका में देखा जाए तो कतर जो है मध्य पूर्व शांति मध्यस्थ के रूप में लगातार काम कर रहा है, अफगानिस्तान, इजराइल, फलस्तीन इत्यादि के मुद्दे पर। प्रवासी भारतीयों के दृष्टिकोण से भारत में भारतीय जो है कतर में 8.35 लाख भारतीय हैं, 27% करीब आबादी का हिस्सा है और इस तरीके से दोनों ही देश यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति में एक दूसरे के सहयोगी। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा जायर अल बहर क्या है? भारत कतर का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, भारत सऊदी अरब का वायुसेना अभ्यास, भारत ईरान का समुद्री गरियाला या भारत ओपेक का ऊर्जा मंच। तो आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के भी एक बार फिर चर्चा का विषय रही। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम देखते हैं कि इस बार यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि हर गणतंत्र दिवस जो होता है उसके मुख्य अतिथि जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस बार कौन से इंपॉर्टेंट बने हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। पाली यात्रा उत्सव धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं भारत इंडोनेशिया को ऐतिहासिक गहराई से जोड़ने का काम करते हैं। रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण से देखें तो 2018 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो 2023-24 तक $29.4 बिलियन का हम व्यापार करते हैं, जिसे 2025 इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा सहयोग भी है इंडोनेशिया के साथ। हम कौन कौन से देख लेते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करिए फटाफट। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, कारपेट जैसे सैन्य अभ्यास। हिंद महासागर में संयुक्त गश्त लगाते हैं। इसरो ने 2025 में इंडोनेशिया के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया। कौन कौन? यहाँ पे पापुआ में ग्राउंड स्टेशन।
स्वास्थ्य शिक्षा में देखा जाए तो आई नई राजधानी में अपोलो हॉस्पिटल, ICCR, ITC कार्यक्रम में छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण भारत दे रहा है। कनेक्टिविटी अगर बात करें तो भारत दिल्ली, बाली, मुंबई, जकार्ता, बेंगलोर, बाली से पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। समुद्री सुरक्षा में चाहे वो मलक्का जलडमरू हो, हिंद प्रशांत हो, जहां चीन की बढ़ती उपस्थिति हो, उसको यहाँ पर संतुलित करने के दृष्टिकोण से साझा यहाँ पर सामूहिक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और कई सारे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा कॉर्पेट किस संदर्भ में है? भारत इंडोनेशिया का संयुक्त नौसैनिक गश्त, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं भारत स्पेन। तो स्पेन सरकार के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा जो 18 वर्षों बाद द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देती है, लोकतंत्र, कानून के शासन, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर के। तो इसमें क्या प्रमुख रहा? तो सबसे पहली चीज तो देखा जाए तो दोनों देशों में जो व्यापार है करीब $8.25 बिलियन का है। भारत का जो निर्यात है करीब $6.33 बिलियन का है। FDI की बात करें तो स्पेन भारत का EU में छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। स्पेन से भारत में $3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश आता है। और निवेश देखा जाए तो भारत का स्पेन में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है, मोस्टली IT, फार्मा, लॉजिस्टिक में। रक्षा सहयोग देखा है तो वडोदरा में C-295 विमान निर्माण संयंत्र स्थापित है, जो एयरबस, स्पेन प्लस टाटा मेक इन इंडिया को तो यहाँ मजबूती प्रदान करते हैं। C-295 डिलीवरी 40 विमानों का निर्माण भारत में, पहला विमान 2026 तक तैयार, 6 विमान पहले ही IFF को मिल चुके हैं। सांस्कृतिक सहयोग के दृष्टिकोण से 2026 में भारत स्पेन संस्कृति AI वर्ष घोषित हो चुका है, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विकसित होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लेते हैं, अब क्योंकि अगले वर्ष होना भी है तो इसमें ज्यादा समय बचा नहीं है। शिक्षा सहयोग भी है, और हिंदी और भारतीय अध्ययन है तो ICCR के साथ समझौता हुआ है। वैश्विक मुद्दों को लेकर के बातचीत है। UN में सहयोग को लेकर के भारत ने UNSC 2031-32 में स्पेन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, वही स्पेन ने भारत के 2028-29 का समर्थन किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस में भारत का आमंत्रण, पवन और सौर ऊर्जा में सहयोग। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा C-295 विमान किस देश की कंपनी और भारत के सहयोग से निर्मित हो रहा है? तो स्पेन और भारत के सहयोग से है। कहां का? स्पेन का है। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा कब है? अक्टूबर 2024 में हुई। जर्मनी के चांसलर कौन है? उनका नाम ध्यान रखना है, ओलाफ शोल्ज। 24 से 26 अक्टूबर 2024 को थे, ठीक है। और 10 मुख्य बिंदु यहाँ पर देखा है। तो यात्रा के दौरान 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता PM मोदी और चांसलर शोल्ज ने की। प्रमुख विषय क्या क्या थे? तो रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, हरित और सतत विकास, दोनों देशों के मध्य आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयोग और समझौते की बातें, वर्गीकृत सूचना के आदान प्रदान, भारत जर्मनी हरित हाइड्रोजन सहयोग, नवाचार प्रौद्योगिकी, रोजगार, श्रम, उन्नत सामग्रियों पर R&D करना, उसको लेकर के एक संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ है। हरित शहरी गतिशीलता साझेदारी पर एक संयुक्त आशय पर यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पर आपको देखा जाए तो हुआ है। और कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर MOU भर हस्ताक्षरित हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू आपको यहाँ पर देखने को मिले दोनों देशों के मध्य। एक क्वेश्चन यहाँ पर इस पर कैसे बन सकता है, जैसे कि हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित MLAT संधि का किस क्षेत्र में यहाँ पर आपको देखा है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका यहाँ पर देखा है तो आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी एक सहयोग की स्थिति। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति की भी भारत यात्रा जनवरी 2025 में। राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोइजू हैं। क्या क्या हुआ इसमें? तो सबसे पहले तो भारत ने 100 मिलियन, इसको हाईलाइट कर लीजिए, 100 मिलियन USD के ट्रेजरी बिल और 400 मिलियन USD प्लस 30 बिलियन रुपए का मुद्रा विनिमय समझौता मालदीव के साथ किया है। समुद्री सुरक्षा पर सहमति, और साथ ही यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को प्राथमिकता यहाँ पर भारत दे रहा है। खिलाफुशी व हीरा वारू को जोड़ने हेतु तो यहाँ पर इसका अध्ययन भी किया जा रहा है, जिसको और डेवलप किया जाएगा। खिलाफुशी में वाणिज्यिक बंदरगाह, हवाई अड्डों की क्षमता को विकसित किया जाएगा। UPI रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में जन औषधि, चिकित्सा, UTF, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, कृषि, मत्स्य प्रसंस्करण, लोगों से लोगों के संपर्क इत्यादि ऐसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की बातें हुई।
क्वेश्चन इसी पर है, जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहे यूटीएफ परियोजना जिसे भारत की सहायता से पूरा किया जा रहा है, कहां पर? तो मालदीव में। भारत यूएई के संबंध, क्राउन प्रिंस शेख खालिद की भारत यात्रा, इसमें रणनीतिक संवाद भी शामिल, दोनों देशों के मध्य। इसमें पीढ़ीगत प्रतीक के तौर पर 1992 से 2016 के बीच तीसरी पीढ़ी के रिश्तों में निरंतरता का एक प्रतीक है। सीपीए व बीआईटी में सफलता द्विपक्षीय निवेश संधि व्यापार निवेश को बूस्ट करती है। इसके अतिरिक्त परमाणु सहयोग कर रहे हैं दोनों ही देश, एनपीसीआईएल ईएनईसी समझौता हुआ है। सप्लाई चेन कौशल विकास निवेश के अवसर देखने को मिल रहे हैं। दीर्घावधि में एलएनजी को लेकर के दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें हर साल 1 MMT एलएनजी पहले से आईओसीएल जीकेएल के दीर्घावधि कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करेगी। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने को लेकर के समझौते हुए हैं। अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 प्रोडक्शन कंसेशन वे में किसी भारतीय कंपनी का पहला अवसर है जो क्रूड भारत यहाँ पे ला सकेंगे। फूड पार्क निवेश को लेकर के यहाँ पे समझौता हुआ है, जिसमें गुजरात में एडीक्यू बहुस्थान फूड पार्क परियोजनाएं 2025 में रोल आउट करेगी। अबू धाबी यहाँ पे एक तरीके से निवेश यूएई जो है करेगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, खनिज, एआई, डीप टेक, परमाणु, अत्याधुनिक तकनीकी में सहयोग पर भी काम किया जाएगा। व्यापार दोनों देशों के मध्य 2022 तक करीब $85 बिलियन का रहा है, और यूएई से हमें एफडीआई जो होती है काफी मात्रा में यहाँ पर निवेश होती है। क्वेश्चन है कि हालिया भारत यूएई वार्ता में किस जोड़ी के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग हुआ है? तो एनपीसीएल और ईएनईसी। इसके अलावा कुछ वैश्विक संकट और कूटनीतिक मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहे, जैसे कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान करना। भारत देखा जाए इसको लेकर के न्यूयॉर्क घोषणा होती है, जिसमें भारत इसका समर्थन करता है, और 142 देशों के द्वारा समर्थन इसका किया गया कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देनी चाहिए। 10 देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी जैसे देश थे। 12 देश अनुपस्थित भी रहे। घोषणा का उद्देश्य क्या था? कि गाजा का युद्ध समाप्त करना है, न्यायपूर्ण स्थायी समाधान, द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना, सीमांकन करना। भारत की ऐतिहासिक भूमिका अगर हम देखें तो भारत शुरू से ही 1974 से जो पॉलिसी यहाँ पर उनके द्वारा बनाई गई है, भारत लगातार समर्थन करता रहा है कि आप यहाँ पर एक तरीके से दोनों ही देश, यानी कि दो अलग अलग देशों को एक देश मान्यता, इजराइल और फिलिस्तीन साथ साथ रहें, औद्योगिक स्तर पे दोनों एक साथ में यहाँ पर काम करें, और एक जो वर्तमान समय की युद्ध प्रणाली है उसको यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त किया जाए। तो ये सारी जो व्यवस्था है कुछ ऐसी यहाँ पर अब देखने को मिलती है। भारत ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है 1988 में, और फिलिस्तीन समर्थक प्रस्तावों का भी समर्थन किया है। पूर्वी यरूशलेम को राजधानी तौर पर मान्यता भी देता है। कूटनीतिक संबंध देखा जाए 2015-2018 में उच्च स्तरीय फिलिस्तीन के दौरे पर भी जाते हैं। विकास सहयोग की बात करें तो भारत ने $141 मिलियन की यहाँ पर आपको सहायता दी है। इब्सा फंड से $5 मिलियन की यहाँ पर देखा जाए तो परियोजनाएं शुरू की गई हैं। संतुलित नीति के तहत देखा है फिलिस्तीन के लिए सैद्धांतिक समर्थन, इजराइल के लिए व्यापारिक सहयोग साझेदार के तौर पर देखता है भारत। और मानवीय जो पहलू है कि गाजा में मानवीय अगर हम देखा जाए तो संकट है, हिंसा, आतंकवाद का विरोध, कूटनीतिक समाधान यहाँ पर भारत चाहता है उस दृष्टिकोण से। इसी को लेकर के अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है, इसके अलावा देखा जाए तो गाजा में एक नरसंहार की स्थिति भी देखने को मिली है। क्वेश्चन कि भारत द्वारा समर्थित न्यूयॉर्क घोषणा किस मुद्दे से समर्थित है? तो फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष को लेकर के न्यूयॉर्क घोषणा आया था। गाजा नरसंहार रोकने को लेकर के स्पेन के 9 उपाय क्या हैं? ये भी चर्चा का यहाँ पर विषय बन गया। इसमें सैन्य उपकरणों पर प्रतिबंध, ईंधन जहाजों पर रोक, हवाई परिवहन में कमी, प्रवेश प्रतिबंध लगाना, और अवैध बस्तियों से आयात पर रोक, स्पेनिश नागरिकों पर नियंत्रण, फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सहायता, मानवीय निधि, द्विराज्य समाधान, मानवाधिकारों की प्राथमिकता जैसे मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दी। इसी पर जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहे स्पेन के 9 उपाय किससे संबंधित है? तो गाजा नरसंहार की रोकथाम को लेकर के प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी ऐसा ही कुछ झड़प देखने को मिल जाती है, जहां दोनों ही देश एक सीमाई विवाद को लेकर के काफी लंबे समय तक यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। मई 2025 में कंबोडियाई सैनिक की हत्या के बाद तनाव बढ़ा। 24 जुलाई को झड़पें होती हैं, और उसके बाद दोनों ही देशों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाता है 28 जुलाई 2025 को।
युद्ध विराम जो हुआ है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से आते हैं और कहते हैं मेरे द्वारा इस युद्ध की समाप्ति कराई गई। ये स्थायी शांति को लेकर के बात नहीं हुई है, सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है। दोनों पक्षों ने तत्काल बिना शर्त विराम पर सहमति जताई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जो है मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। अमेरिका और चीन ने शांति बहाली में भूमिका निभाई। समझौते में प्रत्यक्ष संवाद यहाँ पर शामिल रहा। 5 दिनों तक हिंसा चली, 38 लोग मारे गए, 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में तोपखाने से कई घर नष्ट हुए। नागरिकों को राहत शिविरों में पहुंचाया जाना, विस्थापित लोगों की सुरक्षा। दक्षिण पूर्व एशिया में ये पिछले 1 दशक से सबसे घातक संघर्ष में इसे माना जाता है। इस पर एक क्वेश्चन है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 2025 में हुए युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किस देश के द्वारा की गई? तो आंसर है मलेशिया। इसके अलावा ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ईरान युद्ध 2025 ये भी देखने को मिला। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने को लेकर के एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर ये ऑपरेशन जो शुरू किया गया था ये किसके लिए शुरू किया है, किस बिंदु को लेकर के यहाँ पे शुरू किया है? तो अभियान अगर हम देखें तो अभियान का जो नेतृत्व है इजरायली वायुसेना के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इजरायली रक्षा बलों ने हिब्रू में इसे किलावी कहा, जिसका अर्थ है कि शेर की भांति यहाँ पर उदित होना। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद और कई अन्य यहाँ पर उच्च अधिकारी हमले में मारे जाते हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इसे ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 यहाँ पर नाम दिया। चलाकर इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल के द्वारा मारे गए राशिद की जगह अली शादमानी को नया कमांडर नियुक्त किया गया, लेकिन वे भी 17 जून 2025 को मारे गए। इस तरीके से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये पॉइंट जो है, जो ऑपरेशन चलाए गए ना, ये नाम ध्यान रखिएगा। ईरान ने क्या नाम दिया, अमेरिका ने क्या नाम दिया, इजराइल ने क्या नाम दिया, ठीक है। युद्ध विराम कब हुआ? 25 जून 2025 को, और भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान से बाहर निकाला। तो भारत ने भी एक अभियान यहाँ पे चला दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो इजराइल के द्वारा। इसके अलावा अजरबैजान आर्मेनिया शांति समझौता व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन 2025, इसमें भी देखा है तो दोनों देशों में कई लंबे समय से देखा है तो दोनों के मध्य एक विवाद की स्थिति थी, युद्ध हो रहा था। उसको फाइनली व्हाइट हाउस में 2025 में अजरबैजान आर्मेनिया ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो विवाद था वो पुराने नागोर्नो काराबाख विवाद को क्षेत्र को लेकर के था। तो फाइनली यहाँ पर देखा है तो इस पर एक हस्ताक्षर कर दिया गया है। मुख्य उद्देश्य लड़ाई को समाप्त करना, व्यापार के माध्यम से चीजों को बेहतर करना। हस्ताक्षरकर्ता अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधान थे निकोल पशिनियन। पृष्ठभूमि क्या है? 1980 के 90 के दशक में नागोर्नो काराबाख को लेकर के चले संघर्ष में 1994 व 2020 तक कई हिंसक घटनाएं हुई। नखचीवान कॉरिडोर एक नया ट्रांजिट मार्ग जो अजरबैजान की मुख्य भूमि को नखचीवान एनक्लेव से जोड़ेगा। समझौते की शर्तें सभी लड़ाइयां का अस्थायी अंत, प्रमुख परिवहन मार्गों को पुनः उद्घाटन, व्यापार व कूटनीति को बढ़ावा, अमेरिकी सहयोग से कॉरिडोर का निर्माण और अमेरिकी कूटनीति के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करना। रूस की भूमिका जो है कमजोर पड़ी क्योंकि अजरबैजान आर्मेनिया ने रूसी प्रस्ताव ठुकरा करके अमेरिकी नेतृत्व के माध्यम से समाधान को अपनाया। क्षेत्रीय प्रभाव क्या रहा कि काकेशस क्षेत्र में वॉशिंगटन का प्रभाव इससे मजबूत हुआ। वैश्विक शांति संतुलन में बदलाव आता है, अमेरिका का प्रभाव वर्चस्व आपको फिर से बढ़ जाता है। इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से नक्शीवान कॉरिडोर को अमेरिकी सहयोग से नामित किया गया है? तो ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपका भारत और देखा है तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या कुछ प्रमुख घटनाएं पिछले 1 साल में डेवलप हुई हैं, उनको लेकर के आज के सत्र में हमने यहाँ पर रिवीजन किया है। नेक्स्ट जो सत्र होगा ऐसे और भी ऐसे करंट को लेकर के हम यहाँ पर एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहें लगातार और इसी तरीके से हर टॉपिक को डिटेल से समझें, प्रीलिम्स के माध्यम से क्वेश्चन भी सॉल्व करें, मेंस के क्वेश्चन को भी यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए यूज करें और साथ ही साथ हर टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दृष्टिकोण से रिवीजन करते चलें। साथ ही हाईलाइटेड पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा अगर आपके पास मैगजीन नहीं है तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर ई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ई पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको यहाँ पर उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा।
उसके बाद उसको हाईलाइट कर लीजिएगा जो पॉइंट्स हम बताते चल रहे हैं, और अब घर बैठे यहाँ पर उस टॉपिक को फटाफट आप रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।